इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो APFC का आप लोगों ने आंसर कीज़ मुझसे मांगी थी एंड आई एम सॉरी कि कल मैं उसको नहीं पुटअप कर पाई। रीज़न बीइंग इज़ कि मुझे कोई ऑथेंटिक आंसर की मिली ही नहीं APFC की। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के देखे मैंने, एडुटैप का हो गया या सक्सेस ट्री का हो गया, मोस्ट पॉपुलर आंसर की वीडियोस में अगर हम देख रहे थे तो इन्हीं का दिख रहा था और PDFs भी इन्हीं की ज़्यादातर उस पर सर्च अगर ऑप्शन में आप डालें आप गूगल पे तो इन्हीं की ज़्यादातर मतलब स्प्रेड हो रखी थी ऑप्शंस में, है ना, कि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो भी इनका इनके टेलीग्राम चैनल पे भी ऐसे ऐसे करके इन्होंने बातें फैलाई हुई थी अपने बारे में। बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली, अभी आप खुद देखेंगे ये आंसर की मैंने खुद से सॉल्व किया है पूरा पेपर। ठीक है, तो इसमें उनके जो बताए हुए आंसर्स हैं वो मैंने लिटरली पॉइंट आउट भी किए हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलत बताए हैं। तो ये चीज़ मैं पहले दिन से तो मैं बोलती आ रही हूँ आपको, UPSC के पेपर के टाइम पे भी बोला था, PCS के टाइम पे भी बोला था, और इवन EPFO का जो मैंने EO AO का आंसर की दिया था परसों, उसमें भी मैंने बोला था कि आप लोग किसी भी हाल में कोचिंग सेंटर्स के आंसर कीज़ पे पूरी तरीके से रिलाई मत किया करिए। उस पे रिलाई करने के आप लोग अपने मार्क्स बना लेते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अभी UPSC की जब ऑफिशियल आंसर की आई थी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि मतलब बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी कितनी ज़्यादा वेरिएशंस थे आंसर्स में, राइट। तो वही चीज़ यहाँ हुई है। स्टडी IQ वालों का तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन सी उन्होंने आंसर की निकाल दी है, EO AO एंड APFC एग्ज़ाम की पूरी गलत है उनकी तो। ठीक है, मेरे को तो मतलब हैरानी हो रही थी सोच के कि ये लोग किस हिसाब से आंसर की निकाल रहे हैं और फिर ये लोग किस हिसाब से पढ़ाते होंगे, अगर इस हिसाब से इनका तरीका है मतलब आंसर कीज़ निकालने का। कितने एक्सपर्ट्स इनके बैठ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। वही हाल बैंकर्स अड्डा के में भी था, उनमें भी कुछ एक क्वेश्चंस में दिखा, बट ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस तो चलो यार मान लिया, लेट इट बी। इवन कोई मतलब वो कहते नहीं है, बैंकर्स अड्डा वाले तो किसी एक चीज़ पे फिक्स्ड है ही नहीं, उनका तो अब मतलब रह ही नहीं गया, जिसको कहते हैं ना स्टेटेड, और वो रह ही नहीं गया है। 2014 के टाइम था जिस टाइम पे बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह हम लोगों ने दिए थे 14-15 के अराउंड, तब बैंकर्स अड्डा वगैरह एक आपका बैंकर्स अड्डा के नाम से था कि सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन करवाते थे। अब वो हर चीज़ में उतर चुके हैं, है ना। तो उनका तो कोई एक स्टेटूटर रह नहीं गया, तो मैं उसको मानती भी नहीं हूँ बैंकर्स अड्डा वालों को कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उनको मतलब कंसल्ट कर लो। बट स्टडी IQ जैसे जो नामी गिरामी हैं, सक्सेस ट्री और एडुटैप, ये तो करवाते ही स्पेसिफिकली EPFO की तैयारी हैं। अगर इनसे भी गलत हो रहे हैं तो एकदम लिटरली बहुत शॉकिंग है ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ जो कहते हैं APFC का आपका क्वेश्चन पेपर, ये मैंने खुद ही सॉल्व किया, है ना। मुझे कोई भी ये मज़ा नहीं आता है कि गलत आंसर कीज़ आप लोगों के सामने पुटअप करूँ। मैं चाहती हूँ कोई भी चीज़ अगर आप लोगों के सामने डाल रही हूँ तो वो जेन्युइन और ऑथेंटिक हो। इसलिए मुझे टाइम लगा है क्योंकि मेरी अपनी भी मेंस की प्रिपरेशन है, जॉब भी है मेरी, देन तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती, हॉस्पिटल जाना पड़ता है थेरेपीज़ के लिए, मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट वो तो टचवुड लकीली मेरा अच्छा है इस मामले में कि मैं निकाल लेती हूँ चीज़ें। ठीक है, किस तरीके से कैसे क्या क्या चीज़ें सेग्रीगेट करना है टाइम में, तो वो मैं आराम से कर पाती हूँ। अदरवाइज़ तो पता नहीं किस हिसाब से मैं फंबल कर जाती, भगवान ही जाने। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी भी करनी होती है सारी चीज़ें, इसीलिए वीडियो मैं नहीं डाल पाई कल। पेपर सॉल्व कर रही थी और फिर उसके बाद मेरे को अपना मेंस का भी टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर करने थे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं करती रहती हूँ, एथिक्स वगैरह भी कंप्लीट कर रही थी। तो मैं उसी हिसाब से फिर 1 बाय 1 मेंस के टॉपिक भी आप लोगों के लिए अब कल तो मैं डाल दूंगी EPFO का एनालिसिस, फाइनली कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या रहेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, क्या थी क्या नहीं, क्या ट्रेंड चलने वाला है, वो एक प्रेडिक्शन रहेगी। उसके पीछे आपको गाली देने का कोई औचित्य तो है नहीं, चाहे मुझे चाहे किसी को भी। हर कोई अपना प्रेडिक्शन अपने हिसाब से रखता है, एनालाइज करके चीज़ों को। फाइनल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी बोर्ड होता है, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, तो वो अब आगे क्या डिसीजन लेते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से प्रेडिक्शन करता है। तो आपका क्या काम है, आप लोगों को बस सुन लेना चाहिए वो क्या बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्या चीज़ें, है ना। कभी भी जो भी कोई आदमी ज्ञान दे रहा है ना, वो एक तरीके से गुरु ही होता है, ओके। तो उन पर हमें कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो सब जो भी प्रेडिक्शन दे रहे हो आप उसका उस चीज़ का ध्यान रखिए और उस चीज़ को बस सुनिए और अपना अगली प्रिपरेशन में लग जाइए, ओके। कल ये कट ऑफ एनालिसिस वगैरह मैं देने के बाद परसों से मेंस पे फुल फ्लेज्ड आपको वीडियो सीरीज़ मिलेगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं दिन की 3-4 वीडियोज़ बनाऊँ, बाकी लोगों की तरह मैं एक ही बना पाऊँगी, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है और पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा मेंस के लिए इतना मतलब ज़्यादा मेरा लग रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं, है ना। सारी चीज़ें 4 साल बाद
दोबारा से शुरू करना सब कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट। तो 1 बाय 1 मैं आप सभी के डाउट्स लूँगी। मुझे काफ़ी सारे बच्चों के आए हैं आप सभी के मेल्स वगैरह कि मैम 2024 की बुक लिस्ट बता दीजिए, एथिक्स का पेपर कहाँ से प्रिपेयर करना है, GS 1 2 3 का बताइए, क्या क्या मेन टॉपिक्स कवर कर लें, डायग्राम्स वगैरह पैटर्न्स कैसे यूज़ करने हैं, राइट, और UPSC की प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द स्क्रैच कैसे करना है, सारी चीज़ें, कोचिंग कौन सी लें, टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों पे करूँगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑलरेडी टाइम निकल गया बातें करने में, राइट। APFC का है ये, मुझे नहीं पता किसका पेपर है, मुझे ये मिला है टेलीग्राम ग्रुप्स में से ही मिला है ना। और ये किसी ने अपना भाई जो भी है रोल नंबर अपना डाला है, ये जिन भी सज्जन का हो पेपर, मेरा पेपर नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, मैंने EPFO का पेपर नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि मेंस के लिए मुझे तैयारी करनी थी और कर ही रही हूँ मैं। ऑब्वियसली बात है, कहते नहीं है कहावत, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो एक ही को फोकस में रखना चाहिए। तो क्योंकि मेंस निकल गया था तो ये नहीं दिया मैंने पेपर, और मेरे जैसे ही बहुत बच्चे हैं जिनका भी मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया, उन्होंने नहीं दिया EPFO का पेपर, राइट। तो ये मेरा पेपर नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो फालतू में बेमतलब में उल्टी सीधी बातें कुछ आ जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलने के लिए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मेरे दिमाग को हिट करता है वो चीज़, एंड आई डोंट लाइक सच सॉर्ट ऑफ रबिश थिंग्स टू बी टोल्ड अपॉन ओवर हियर। यहाँ पे सब पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, ठीक है, पढ़ाई का चैनल है, कोई फालतू बकवास का नहीं। ओके, तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये मैंने किसी का पेपर उठाया और उसको मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पे जो भी बच्चे जेन्युइन हैं, जो मुझसे हेल्प चाह रहे थे उनके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है पार्ट A, उसमें पोइट्री के ऊपर क्वेश्चन था, सिंपल है ना। इटैलिसाइज दिए थे, वर्ड्स इटैलिक्स में दिए थे, और उसमें बोला गया था बेस्ट डिस्क्राइब जो कर रहा है फ्रेज़, उसको आपको रिस्पॉन्स देना है। तो फ्रेज़ क्या था मैंने पहले अंडरलाइन कर रखा है, सॉल्व किया है मैंने खुद से, तो ऐसा आपको दिखेगा रेड से। टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, तो इसका राइट आंसर इज़ एफेबल। मैं हाईलाइटर यूज़ कर ले रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो आपको दिख ही रहा है। करेक्ट आंसर इज़ इनएफेबल। ओके, इनएफेबल का मतलब होता है एक्सट्रीम टू, जिसको कहते हैं ना एकदम एक्सट्रीम हो गया, या टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें था अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शंस, अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शंस, तो इसका मतलब होता है इंडिजेंट। ओके, इंडिजेंट का मतलब होता है वेरी पुअर और नीडी पीपल, वेरी पुअर और नीडी पीपल मैंने लिखा था। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता हो गूगल कर सकते हैं आंसर आप मैच करने के लिए, ठीक है। इंडिजेंट का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, जिनको दे आर लैकिंग द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें था कि स्पीचेस दैट टेंडेड टू प्रोवोक और इग्नाइट पैशंस, कहते हैं ना ज्वलनशील, आग लगाने वाला काम है ना, आग लगाने वाले काम को क्या कहते हैं, इंसेंडियरी स्पीशीज, है ना। इंसेंस स्टिक्स भी बोला जाता है अगरबत्ती को, राइट, ठीक है। तो कोई भी ज्वलनशील, इन्फ्लेमेबल ऐसी चीज़ अगर आपको कहीं भी सुनने में आ रही है, समझने में आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंसेंडियरी स्पीचेस सॉरी नॉट स्पीशीज, आई एम सॉरी, इंसेंडियरी स्पीशीज। ओके, स्पीचेस दैट कॉज फायर और इन्फ्लेमेबल जो भी होते हैं, ठीक है, ज्वलनशील। देन क्वेश्चन था रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज एंड इग्नोर द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये इसका आंसर होता है पेरोकियल। पेरोकियल का मतलब होता है कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया लोकल इश्यूज़ को, उसका मतलब है कि कंजर्वेटिव है आपकी थॉट्स हैं, दैट आर ओनली कंसर्न विद स्मॉल इश्यूज़, ठीक है, दैट हैपन इन योर लोकल एरिया। मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों को डिफाइन करके लिख दिया है कि यहाँ पे इस चीज़ का क्या क्या मीनिंग होगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एंड दस दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, वही लिखा है, इग्नोर्ड मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसीलिए पेरोकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से अचानक से गिर जाना, ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज़ एकदम से गिर रही है ना, जैसे लिखा है दैट ही रियलाइज दैट ही ऑट टू वाइंड अप हिज बिजनेस सून, कि उसे अपना बिजनेस जल्दी बंद करना पड़ेगा, फिगर्स या प्रॉफिट्स उसके इतना गिर गए, तो गिर गए का मतलब है ड्रामेटिकली। ओके, ड्रामेटिकली है ना, ड्रामेटिकली, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की मीनिंग निकल के आ रही थी कि सडनली और ऑब्वियसली, स्ट्राइकिंग इन अपीयरेंस और एनी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट, ठीक है, कोई एकदम से सडन इफेक्ट हो गया, एकदम से कोई चीज़ चेंज हो गई ड्रास्टिकली, यहाँ पे नेगेटिव सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, तो इसलिए ड्रामेटिकली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका था पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ को आप अगर अच्छे से पढ़ पाते, ऑल्दो लेंदी था नो डाउट, बट कोई इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा मतलब 5 से 7 मिनट लगाते तो आराम से इसको पढ़ पाते। मैंने यहाँ पे ये आप लोगों की सुगमता के लिए, आप लोगों की ईजीनेस के लिए क्वेश्चन वाइज मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे था, ये देख रहे हैं आप, मैंने आपका हाईलाइट भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया था। एग्रो इकोलॉजिकल मतलब एरिया विच इज़ मेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क्स इन टैंडम विद नेचर, ये तो अपने आप ही दिख रहा है, यही ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक्सेसिव एग्रीकल्चरली डेवलपिंग टूरिज्म, पॉल्यूशन फ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब नहीं होगा, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं,
देयर हैज़ बीन ए रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन बिकॉज, इसका आंसर था देयर हैज़ बीन शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, देयर हैज़ बीन ए रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टिवेशन एंड अ शिफ्ट इन लैंड यूज टुवर्ड्स मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देन अ टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वॉज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है, ये एक लाइन दी हुई है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वॉज प्रोसेस्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इसका क्या मतलब है, वेरी लिटिल वॉज मार्केटेड, सीधे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए सक्सेस ट्री, मैंने बताया ना आपको कि कैसे कैसे गलत उन्होंने दिया हुआ है, सी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सक्सेस ट्री ने बोला था कि ये आएगा इसका, द डिमांड फॉर मिलेट इज़ नॉट इनकरेजिंग, ठीक है, एज पर सक्सेस ट्री ये है, ओके, जो कि गलत है, ओके, ये आंसर आएगा इसका, एनफ वॉज नॉट डन फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट, ठीक है, एज पर सक्सेस ट्री ऑप्शन सी है, मैंने बताया, जो कि गलत है, राइट, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है टाइनी ग्रेन ऑफ शेयर में सीधा लिखा हुआ है कि वेरी लिटिल वॉज मार्केटेड, उन्होंने क्लियरली लिख दिया, तो ऑप्शन वही करेक्ट है ना, कि मार्केटिंग के लिए कुछ ज़्यादा किया ही नहीं गया, तभी वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, राइट, यहाँ सक्सेस ट्री ने ऑप्शन सी बताया, जो कि गलत है, देखिए इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है एंड दे हैव सेड दिस थिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज अ गेम चेंजर, व्हाट डज इट मीन इन द पैसेज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो लोकलाइज आपकी जो ये है, ठीक है, आपकी जो लोकलाइज आपकी मशीनरी थी, तो उसने क्या किया है, द यूज़ ऑफ इम्प्रोवाइज लोकल मशीन्स फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम मिलेट्स हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मिलेट फार्मिंग, ओके, क्लियरली दिख रहा है, अभी अंडरलाइन करके मैंने आपको दिखाया लाइट करके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मिलेट यील्ड हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑब्वियसली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हमने फॉलो किया है, इसलिए फार्मर्स आर एक्सपोर्टिंग मिलेट, गलत है, लिखा ही नहीं है कहीं भी, मोर लेबर इज एम्प्लॉयड, गलत है, ईजी बैंक लोन्स आर अवेलेबल नाउ, ये भी गलत है, सिंपल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर ये पैसेज था मिलेट्स के ऊपर, तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट आपके आ जाते हैं, उन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए थे, वही कि जो अंडरलाइन वर्ड है आपके यहाँ पे उसके क्लोजेस्ट जो मीनिंग होगी, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन था, द एसे वॉज बैडली रिसर्च एंड कंटेन सेवरल प्लैटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशंस, प्लैटिट्यूड्स का क्या मतलब होता है, प्लैटिट्यूड्स का मतलब होता है, मैंने लिखा है अ रिमार्क वेरी ऑफनली यूज, है ना, दैट हैज़ बीन यूज वेरी ऑफनली, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज़, ये बेचारे बच्चे ने डी ऑप्शन लिखा था, इसका तो पता नहीं बेचारे के कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं, आई फेल्ट वेरी सॉरी वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आई फेल्ट रियली वेरी सॉरी फॉर हिम, उसमें आते हुए भी क्वेश्चंस जो गलत किए हैं ना, बहुत बुरा लग रहा है देख के, ओके, अभी आप देखते जाइएगा उसके मार्क किए हुए क्वेश्चंस, ये उसने मार्क किया था डी, ठीक है, बट आंसर इज सी, देखते चलिएगा उसके कितने क्वेश्चंस गलत हैं, ऊपर तो ये देखिए यहाँ पे पहले ही उसने बी ऑप्शन लगाई, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ये गलत है इसका, देन उसके बाद आप देखिए अभी यहाँ देखिए ये तो करेक्ट है इसका, ओके, इंडिजेंट ओके करेक्ट है, ड्रामेटिकली करेक्ट है, राइट करेक्ट है ये, देन उसके बाद पेरोकियल करेक्ट था, यहाँ पे उसने डी लगाया है, ओके, तो अभी हमने देख लिया उसके 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत हो गए हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिसइंटरेस्टेड, ओके, डिसइंटरेस्टेड के ऊपर थी बात, ओके, डिसइंटरेस्टेड की एक्चुअल मीनिंग होती है विदाउट अ वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो ही ना, ओके, रियल मीनिंग इज़ फेयर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल फीलिंग्स, वो फेयर एंड जस्टिफाइड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड की मीनिंग होती है नॉट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको डिफरेंस समझना। अनइंटरेस्टेड का मतलब है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, बट डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि मैं जस्टिस देने में मतलब अपने आप को सक्षम फील कर रही हूँ, लेट आई विल गिव अ जस्टिफाइड एंड फेयर जजमेंट, ठीक है, मेरा खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं होगा उसमें, तो मैं एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट दूंगी या जस्टिफाइड जजमेंट दूंगी, फेयर जजमेंट दूंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिसइंटरेस्टेड, मेरा खुद का पर्सनल फीलिंग से कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कुछ पर्सनल इन्वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होंगे, ओके, जो डिफरेंस समझिए, तो आंसर विल बी फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ फिर उस बेचारे का गलत हो गया, उसने नॉट केयरिंग फॉर समथिंग लिखा था, विच इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अनइंटरेस्टेड, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वॉज नाउ इन अ डेरिलिक्ट स्टेट, ये तो आप देख ही सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट से ही दिख रहा है, पता नहीं इस बच्चे ने कैसे ये सोच के प्रिजर्व फॉर हिस्टोरिकल वैल्यू लगा दिया, तो नेगेटिव सेंस में ही है ना, देखिए कि कह रहा है ना कि 100 साल की कॉलेज बिल्डिंग अब
अब कैसी हालत में है? बदतर हालत में। ये थोड़े ना बोलेंगे कि 100 साल की बिल्डिंग बहुत अच्छे हालत में, ऐसा कहीं होता है? इंडिया है ये, वैसे भी प्रिजर्व नहीं करते हेरिटेज, वैसे ही समझ लेना था, ठीक है, जोक्स अपार्ट। ओके, बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रहे हैं आप सारी चीज़ें, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है, जोक्स अपार्ट टू फॉर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कुछ ना कुछ तो हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। लोग जाते हैं मॉन्यूमेंट्स को जाके कचरा करते हैं, वहाँ जो भी कचरा फैलाते हैं वो तो अलग है, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जा जाके कलाकारी जो करते हैं, कोई लिपस्टिक से आर्ट बना रहा होता है, कोई खरोंच ही देता है पूरा एकदम, पता नहीं क्या क्या ले जाके बिल्कुल एकदम ऐसे निशान डाल देते हैं, बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो डायरेक्टली इट सेल्फ मीन्स नो लॉन्गर इज इन यूज एंड इज़ इन बैड कंडीशन, तो इट इज़ ऑलवेज विल बी रेफरिंग टूवर्ड्स नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन, ठीक है, ये आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। माई सेरेंडिपिशियस एनकाउंटर, ठीक है, सेरेंडिपिटस, सॉरी नॉट पिशियस, सेरेंडिपिटस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस वॉज हैव टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, करेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉर्चुनेट, ये इस बच्चे का करेक्ट है, ठीक है, देख के थोड़ा सुकून हुआ, क्योंकि सेरेंडिपिटस का मतलब होता है लकी, lucky or fortunate or having or bringing some sort of good fortune, okay, that is the real meaning of serendipitous, okay. Next question is, notwithstanding our victory today we must be careful to avoid a feeling of complacency. complacency का मतलब होता है स्मगनेस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अति आत्मसंतोष बहुत ज़्यादा, तो दैट इज़ नोन एज स्मग और सेल्फ सेटिस्फाइड। बेचारे ने फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी लगा दी क्योंकि ये बहुत क्लोज था ए और डी, बट रियल आंसर इज स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही, ओके, मैंने लिख दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16th। अब ये जम्बलिंग थी, ठीक है, ये जम्बलिंग बड़ी क्लोज थी, देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बिफोर द जज गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी। इस बच्चे ने आंसर स्टार्ट किया एस से, उसने बोला क्या, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी, ओके, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट बिफोर द जज। नो, कभी भी क्वेश्चन, कभी भी सॉरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती ही नहीं है, नरेशन कभी भी इस तरीके से स्टार्ट नहीं होता। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। QSPR, क्यू सबसे पहले आएगा, गिवन दैट, नरेशन हमेशा स्टार्ट होती है गिवन, स्टेटेड, ठीक है, ऐसे, गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट फर्स्ट, हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी सेकेंड, बिफोर द जज वॉज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ओके, QSPR इज द राइट आंसर, बहुत क्लोज था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, when your stated principles it is difficult are at odds with your ground realities to practice what you preach। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत क्लियरली है, it is difficult first, okay, to practice what you preach, second when your stated principles, third are at odds with your ground realities, तो QSPR is the right answer, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे जिसने भी स्कैन करके डाला था TG ग्रुप में, जिसका भी पेपर है या जो भी फॉरवर्डेड हुआ हो, ऊपर का गायब हो गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन खुद से लिखा है, देख के। पीपल इन डायर नीड, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट फॉर असिस्टेंस रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब इस बच्चे ने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या किया, पहले बेचारा सही आंसर लगा रहा था, उसके बाद उसने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया। सबसे बड़ी गलती उसने क्या की है, क्यू से तो उसने स्टार्ट किया, ठीक है, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट, अब दैट इज़ अ कनेक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, दैट के बाद हमेशा क्या आएगा, दैट, पीपल इन डायर नीड, दैट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है कि ये चीज़ पूरे दुनिया भर में मानी जा चुकी है या समझी जाती है, क्या, एक उसके बाद नरेशन आएगा, एक जजमेंट आएगा जो सबको पता ही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ है, तो दैट के बाद पीपल इन डायर नीड आना चाहिए था, पी, क्यों पहला ऑप्शन है सही, ठीक है, तो या तो ए या तो सी, बट नेक्स्ट उसके बाद दैट के बाद तो हमेशा पीपल इन डायर नीड वाला आएगा ना, क्योंकि कनेक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग है। इसने क्या दे दिया, दैट फॉर असिस्टेंस, नो, एक्नॉलेज्ड है कोई चीज़ तो हमेशा क्या है कि जो चीज़ एक्नॉलेज हुई है, जो एक जजमेंट पास हुआ है या कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रुथ है, वो क्या है वो बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पे पी स्टेटमेंट आएगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट पीपल इन डायर नीड रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर असिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिज वेंचफुल बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एंड डायबोलिकल नेचर वर क्लियरली रिवील्ड, ठीक है, इसका आंसर डी है, क्लियरली दिख रहा है, हिज वेंचफुल आएगा फर्स्ट पे, वेंचफुल, नेक्स्ट एंड डायबोलिकल नेचर, ये तो ईजी था, वर क्लियरली रिवील्ड एस बाय द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, ओके, फोर्थ। देन बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस। अब देखिए बेस्ट वन इसमें क्या था, मैंने लिखा है, बेस्ट वन इसमें क्या था, SPQR, सबसे पहले ऐसा जाता, आई हैव विटनेस्ड, बिटर फाइट्स सेकेंड नंबर पे, बिटवीन द टू राइवल्स
ऑन मोर देन वन ओकेजन। यही लॉजिकली फिट बैठता है, देखिए मैंने लिखा भी है, स्माइली भी बनाई है, ये लॉजिकली फिट बैठता है। बट ऑप्शन में SPQR है ही नहीं। जब SPQR है नहीं तो हम क्या देख लेंगे, नेक्स्ट सुटेबल ऑप्शन। अब यहाँ क्या लिखा है, आई हैव विटनेस्ड ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटवीन द टू राइवल टीम्स बिटर फाइट्स ना, कभी भी ऐसे एंड नहीं होता। देन नेक्स्ट देख लेते हैं RSPQ, ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स बिटवीन द टू राइवल टीम्स। ये ठीक लग रहा है, क्लोज है ये थोड़ा टू SPQR, तो सही है। QPRS देख लेते हैं, बिटवीन द टू राइवल टीम्स बिटर फाइट्स ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड, कतई गलत। SQRP देख लेते हैं, आई हैव विटनेस्ड बिटवीन द टू राइवल टीम्स ऑन मोर देन वन ओकेजन बिटर फाइट्स, बिल्कुल ही गलत। ठीक है, तो RSPQ बेस्ट सुटेबल होता है, SPQR मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है तो RSPQ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंजॉइंस द स्टेट टू एंडेवर थ्रू लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजेस। ठीक है, लिविंग वेज है इसका करेक्ट आंसर, इस बेचारे ने फिर मिनिमम वेज लगाया है, एंड लिविंग वेज इज डिफरेंट फ्रॉम मिनिमम वेज, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वांट का क्वेश्चन आ गया है। ओके, क्वांट का क्वेश्चन है आपके साथ। ओके, तो अब क्वेश्चंस हैं क्वांट के, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ी राइटिंग चेंज हुई है और ये ब्लू इंक से सॉल्व हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे भैया ने, जो कि ऑलरेडी अभी वर्किंग हैं एज एन ऑफिसर इन कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट। वो इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे थ्रू SSC CGL 2016 फर्स्ट अटैम्प्ट में। ओके, और थोड़ा ये अपने भारत देश में थोड़ा सरकारी नौकरी का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही रहता है, राइट। तो भैया ऑलरेडी मेरे एक्सेंचर में थे एंड देन उनका ऑन साइट लंदन में सेलेक्ट हुआ था, उनका वहाँ पे ऑन साइट रहा 2 से 3 साल तक। और फिर उसके बाद मेरे मॉम की एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेडिकली हेल्थ उनकी जिसको कहते हैं ना एक तरीके से डिटोरेट कर गई थी काफ़ी ज़्यादा, उस वजह से मेरी भी मास्टर्स नहीं हो पाई, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मेरे पापा ने उनको वापस बुलाया और उनको बोला कि आप यहीं पे रहो, यहीं पे तैयारी करो एंड यू बेटर ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ओनली। तो तब भैया ने 2016 में एग्ज़ाम्स की तरफ रुक किया था, अदरवाइज़ वो अपना आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह के अपना बढ़िया कमा रहे थे। ठीक है, थोड़ा पेरेंट्स को रहता भी है कि भाई पिताजी मेरे खुद गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं तो उनको वो चीज़ तो रहती है। खैर मेरी मॉम को सेटबैक था कि मेरे को फ़ॉरेन जाना था परस्यू करने अपना MS, लेकिन मेरी मॉम को सेटबैक लग गया था। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी थी कि मेरे पापा ने लिटरली बोल दिया कि आप दोनों बच्चे यहीं रहिए पास में साथ में, मम्मी को उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए वी हैड टू ऑप्ट फॉर ऑल दिस। मैं अपना बैंकिंग वगैरह SSC CGL वगैरह मैंने भी उसी टाइम पे अपना अटैम्प्ट किया था। भैया ने 2016 में अटैम्प्ट किया था अपना, 2016 में वो सिलेक्टेड है 2016 बैच से। ओके, एंड उनका कैट में परसेंटाइल रहा है 98 परसेंटाइल था, एग्जैक्टली कितना है वो भैया आपको खुद बता देंगे। एंड अब आप ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ तो रहते ही हैं 1-2% जो आते हैं ट्रोल करने के लिए, बकवास करने के लिए कि क्यों नहीं कर ली MBA एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। भैया को IIM अहमदाबाद एंड IIM बैंगलोर से ही करना था। एंड आपको भी पता है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को ऑब्वियसली IIM अहमदाबाद एंड IIM बैंगलोर बहुत टफ है 97-98 परसेंटाइल पे मिलना। वो तो 99.99 वाली सिचुएशन भी आ जाती है ना, तब आता है आपका कि IIM अहमदाबाद या बैंगलोर से हो। तो भैया वॉज वेरी मच चूजी फॉर दैट एंड 97-98 परसेंटाइल स्कोर करना कैट में इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, आप लोगों को पता होगा। तो भैया का जो मैथ्स पोर्शन है, क्वांट पोर्शन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उनको बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है, मतलब वो ऐसे इंसान हैं जिनको मैंने देखा है, जिन्होंने मुझे एक्चुअल में मैथ्स पढ़ाई है ऑब्वियसली, है ना, वो मेरे गुरु हैं। वो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस बिना, मतलब जिसको कहते हैं ना पेन पेपर उठाए, मतलब हवा में, वो वैसे कर देते हैं। तो मुझे काफ़ी बच्चों के आपके मेल्स आई थी कि CSAT मैम कैसे कवर करना है, प्लीज़ बताइए, CSAT की क्लासेस लीजिए। तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी, आई विल रिक्वेस्ट भैया ऑन योर बिहाफ कि वो ले लें क्लासेस CSAT की। ऐसा नहीं है कि मुझे CSAT नहीं आता है, मुझे आता है CSAT ऑब्वियसली, बट ही इज़ मोर सूटेड पर्सन फॉर दिस थिंग। जब भैया हैं तो मैं क्यों ना उन्हीं से रिक्वेस्ट करूं कि वही आपको पढ़ाएं, जो मेरे गुरु हैं वही आपके गुरु बन जाएं। तो CSAT की क्लासेस आई वुड रिक्वेस्ट हिम, वो आप लोगों की लेंगे, वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप एक क्लास देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे, मतलब CSAT आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, मतलब लिटरली वो ऐसे मतलब पढ़ा देते हैं ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता है। मेरा कोर पोर्शन अगर आप लोग पूछें, मैंने वैसे भी बताया था कि मेरा रीजनिंग कोर पोर्शन है, उसके बाद इंग्लिश, देन क्वांट, देन GS, ये रहा है। और भैया को अगर बोला जाए पेपर सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले क्वांट उठा लेते हैं, ठीक है।
वो क्वांट ही उठा लेंगे, उनको बढ़िया लगता है बिल्कुल, मतलब बस दे दो मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस दे दो, क्वांट, देन उसके बाद रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड देन जीएस। जीएस हम दोनों सबसे लास्ट में ठीक है ना, बहुत उबाऊ टाइप की चीज़ लगती है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो पर्सनली आप उनको थैंक यू लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मेरे भैया को, है ना, और वो मेरे रियल भैया हैं, ठीक है। वी आर जस्ट 2 चिल्ड्रन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं और मेरे भैया, ठीक है, तो 2 ही हम हैं सिबलिंग्स। ओके, और हम दोनों ही टचवुड विद लॉर्ड्स ग्रेस एंड फैमिलीज ब्लेसिंग्स, दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो बहुत अच्छी वो बात लगती है, घर में बहुत प्राउड फीलिंग रहती है। एंड लकीली भैया भी अब पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, बिकॉज वो यूपीएससी तो दे नहीं सकते बिकॉज उनकी एज हो गई है, राइट। तो प्रेजेंटली ही इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, तो उनका हो चुका है एज, तो इसलिए वो यूपीएससी नहीं दे सकते। पीसीएस के लिए ही इज़ मोर इंटरेस्टेड नाउ, तो उसी के लिए सूटेबल भी हैं, तो वो करेंगे। ओके, तो चलिए, भैया के बारे में हो गई इंट्रोडक्शन, मैंने सोचा बता दूं क्योंकि सी साइट के लिए बहुत क्वेरीज आ रही थी। तो ये देख लीजिए, ये भैया ने सॉल्व किया है, सामने आपको दिख रहा होगा, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का। उन्होंने दे दिया था कि मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर रेशो 1:3 था, वेराज कंटेनर वाई कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द रेशो 2:3। अगर 2 लीटर जो लिक्विड है उसको कंटेनर एक्स से निकाल लें और 5 लीटर लिक्विड कंटेनर वाई को मिक्स कर दें कंटेनर जेड में, तो इनिशियली जो 1 लीटर ऑफ प्योर ऑयल था उसमें, ठीक है, तो अब परसेंटेज ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा। तो भैया ने बहुत अच्छे से समझाया, देखिए यहाँ पे 1:3 का रेशो एक्स में है, 2:3 का वाई में है, 12 लीटर्स यहाँ पे पुटअप हुआ, 15 लीटर्स यहाँ पुटअप हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना आया 0.5 लीटर इस टू 1.5 लीटर ऑयल इस टू वाटर का, यहाँ 2 लीटर इस टू 3 लीटर ऑयल एंड वाटर का कंपोजिशन आ गया। ऑयल यहाँ पे आया Z + 0.5 + 1 विच इज इक्वल टू 3.5, 2, इट्स नॉट Z, इट्स 2, ओके, 2 + 0.5 + 1 3.5, वाटर का आया 3 + 1.5 4.5, ये आ गया Z का 0.1:1 0.1% आई, तो 3.5/8 × 100 comes around 3.5 into 1 12.5 comes around 43.75%, which is the option C. ओके, बहुत अच्छे से सॉल्व करके इन्होंने बताया, और इतने अच्छे से सॉल्व करके मैंने नहीं देखा कि एडोटैप एंड सक्सेस ट्री में भी दिखाया था, ठीक है, उन्होंने भी बस ओरली बोल दिया था जैसा कि मुझे पता लगा, और मैंने देखा भी, इनफैक्ट उन्होंने भी ऐसे ही हवा में ऐसे बिल्कुल, हाँ आप कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बट भैया ने यहाँ पे बहुत क्लियरली आप लोगों को डिटेल में सॉल्व करके दिखाया, तो आप देख सकते हैं अपने सामने, ठीक है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, अ सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेस एंड थिकनेस 4 इंचेस इज मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू अ सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 16 इंचेस, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द न्यू डिस्क इन इंचेस। देखिए, जब भी कोई चीज़ मेल्ट की जाती है, शेप चेंज कर दी जाती है ना, तो एक कंसेप्ट है, भैया ने बहुत अच्छे से लिखा है आपके लिए, कि वॉल्यूम नहीं बदलेगा, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट, ठीक है। जब भी थिंग कन्वर्ट हो रही हैं ये आपस में एक दूसरे में, तो वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा, ओके, दिस इज द गोल्डन कॉन्सेप्ट। तो V1 = V2 से हम चलेंगे, πr1² H1 = πr2² H2, ये फॉर्मूला होता है, ओके। देन उसके बाद वैल्यूज़ जो दी थी आपने पुट कर दी, पाई तो कट ही जाएगा, रेडियस 1 दिया था 12 इंचेस, तो 12 × 12 × H1 = 16 × 16 × H2, ओके। अब H1 तो 4 दिया ही हुआ था, तो ये तो कट जाएगा, कट कुटा के H2 आपका 9/4 आएगा, दैट इज़ 2.25, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन था आपका यहाँ पे टेबल ऑफ फॉर्म में दिया हुआ, ओके। इसमें सीधे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था कि हाउ मेनी ऑफ दीज कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीज बाई एटलीस्ट 20%, ठीक है, 20% इन द ईयर 2020 इन द कंपेरिजन टू ईयर 2016, राइट, ठीक है, 20% से ज़्यादा। देखिए भैया ने बहुत अच्छे से और ईजिली आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया है, इतना ईजिली यूजली मैंने नहीं देखा किसी को भी पुटअप करते हुए, उन्होंने भी नहीं बनाया, सक्सेस ट्री एंड एडोटैप ने भी। XYZ यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, W 2016-2020 के फिगर्स आ गए, ओके। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, उन्होंने क्लियरली लिखा है 31, 15, 45। नाउ अगर मैं Z का यहाँ देखूँ, ठीक है, ये है 74, मैं मान के ये चल रही हूँ कि 15/75 × 100 करेंगे तो 20% होगा, राइट, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे 75 की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है, राइट। तो डायरेक्ट लॉजिक से भैया ने कितना क्लियरली लिखा है, आप कह सकते हैं कि जो परसेंटेज होगी वो ऑब्वियसली 20% तो ज़्यादा ही होगी ना, जब डिनोमिनेटर एक्चुअल डिनोमिनेटर से कम है तो वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी, तो मोर देन 20%, तो 3 कंपनीज़ हैं ऐसी, ओके, 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका ज़्यादा है, राइट। बहुत आसानी से भैया ने बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। रिलेटिव प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वॉज मैक्सिमम ओवर द प्रीवियस ईयर, वो यहाँ सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं बची थी, बट आप इसी तरीके से देख लेंगे तो इसका आंसर वाई आएगा, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन था एब्सोल्यूट प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वॉज मिनिमम ओवर द प्रीवियस ईयर, अगेन सेम भैया ने जैसे कैलकुलेशन किया दैट आंसर विल कम अराउंड टू वाई,
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अकाउंट्स का। अकाउंट्स के बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस आए थे, लिटरली टफ था पेपर, और पॉलिटी के भी बहुत ही घटिया इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं। पता नहीं यूपीएससी को क्या हो रखा है, ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के सीएससी के क्वेश्चन छूट गए वो इन्होंने यहाँ डाल दिया, लिटरली यही फीलिंग आ रही थी इस पेपर को देख के, मैं जब अभी सॉल्व कर रही थी आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्वेश्चंस। वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस। अ प्रोविजन क्रिएटेड अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये भी इस बेचारे का क्वेश्चन गलत हो गया। अकाउंट्स के 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ये एक्चुअल में नंबर बहुत ज़्यादा होता है जो कि गलत है। थोड़ा एक लेवल बना रखना चाहिए मेंटेन करके, बट यूपीएससी क्या चाह रही है पता नहीं। ओके, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कवर्ड नहीं होते ऑडिट में? सबसे बड़ी बात प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ये फिर इस बेचारे का गलत हो गया, इसने सी लगाया, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स किसका काम होता है? अकाउंटेंट का काम होता है, ऑडिटर का काम नहीं होता, राइट? बेसिक था। देन 29 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। ये 3 कीवर्ड्स थे ऑफ द ऑडिट। क्या है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओके, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लान में ये नहीं आता, ना ही ऑडिट प्रोग्राम में आता है, ना ही कंप्लीट मेमोरेंडम में आता है। ओके, गुडविल अकाउंट क्या है? फिर इस बेचारे ने पर्सनल लगाया, इट इज़ नॉट अ पर्सनल अकाउंट बट इट इज़ अ रियल अकाउंट। ये मैंने आपको कहा था, वाईसीटी की बुक अगर आप पढ़ लेते 4 दिन, मैंने बोला था 4 दिन में कुछ नहीं करना है, बस यही अकाउंट्स की चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को रिवाइज कर लेना है। वाईसीटी की बुक का मैंने रिव्यू भी डाला था, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज भी बताए थे। अगर आप जाके देखें मेरे वीडियो सेक्शन में अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है यूपीएससी 2023 की प्लेलिस्ट में। ठीक है, वॉट एंड टॉपिक्स टू कवर इन लास्ट 4 डेज स्ट्रेटेजी लिखा था, मैंने पढ़ा होता तो ये आपको आता। मैक्सिमम बच्चों का आई होप सही भी होगा। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज, ठीक है, इंडेमनिफिकेशन होता है ऑफ द इंश्योर्ड। सिंपल, सीधा सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड। अगर आपने ये देखा होगा तो इसमें इस बेचारे ने फिर बी लगाने के बाद फिर सी कर दिया। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें करेक्ट आंसर बताना था। तो पहला तो सही है कि डेप्ट चार्जेस जो होते हैं वो, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, करेक्ट है फर्स्ट। देन एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, करेक्ट है। ओके, देन उसके बाद आपका सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट, करेक्ट है। सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर, वो भी होता है, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सारे ही सही हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉपुलेशन चेंज पे। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे आप तो पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन घनत्व जिसको कहते हैं ना, पॉपुलेशन आपका वो डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट ज़्यादा दिखेगी। जहाँ पे जितना ज़्यादा कीचड़ होगा वहाँ पे उतना ही कम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो फर्स्ट तो सही है। देन पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट। नो, इट इज़ एन इंडिकेटर, इट इज़ एन इंडिकेटर, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या करेक्ट नहीं है, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि अंडर द वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। नो, पब्लिक एक्सपेंडिचर को एनहांस करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट थी, इट हैज़ फ्यूल्ड द स्प्रेड ऑफ ट्रांसबॉर्डर करेंसीज, डिजिटल कैश एंड ग्लोबल क्रेडिट्स। बिल्कुल सही बात है। ओके, सिक्योरिटीज मार्केट्स हैव गेन्ड अ ग्लोबल डायमेंशन विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राउंड द वर्ल्ड ट्रेडिंग, करेक्ट। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस बेचारे का सही है, अच्छा लगा देख के। चलो, देन उसके बाद था FAOS स्टैट, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के ऊपर था। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंडिया रैंक सेकंड है क्या? नो, इट इज़ नॉट रैंक सेकंड, इट इज़ रैंक फर्स्ट। मैंने लिख भी दिया, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट ही है, ये जान के रखिएगा, और उसका 24% कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, तो इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन हम आते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपका G20 के लिए। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। क्या G20 में 20 कंट्रीज़ हैं? नहीं, 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। ओके, देन नोबेल प्राइज़ आया था केमिस्ट्री में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, ये भी करंट अफेयर्स का ही था। G20 वाला, FAOS स्टार्ट वाला भी वही था। थोड़ा पीछे का क्वेश्चन पूछ लिया था, ये और कुछ नहीं है FAOS स्टार्ट वाला, बट ओके, डजंट मैटर, UPSC है, वो कहीं का भी पूछ सकते हैं। उनका वो करंट अफेयर्स के नाम पे 1.5 साल वाले पुरानी भी चीज़ें पूछ लेते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए वो बाप कहलाए जाते हैं ना, बड़े पिताजी। ओके, चलिए, नोबेल प्राइज़ जोक्स अपार्ट, UPSC के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बट हम एक थोड़ा सा इमोशंस होता है ना, ठीक है। तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही मैं UPSC को, ना ही UPPCS को, सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है अंदर से। तभी हम लोगों को सबको सिविल सर्वेंट्स बनने का सपना है, बट ओनली थिंग इज़ थोड़ा सा दुख हो जाता है ना, बच्चे भी थोड़ा अपना मन हल्का कर लेते हैं ऐसे थोड़ी सी भड़ास निकाल के, और कुछ नहीं, ठीक है। द नोबेल पीस प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2022 वॉज अवॉर्डेड टू किसको? क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। इन्होंने ये ऑप्शन लगाया जो कि गलत है। देन उसके बाद था यूनिकॉर्न के बारे में क्वेश्चन था, आपके स्टेटमेंट दिए हैं। $10 बिलियन यूनिकॉर्न होता है? नो, यूनिकॉर्न इज़ $1 बिलियन। $10 बिलियन को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे।
प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी ए यूनिकॉर्न, करेक्ट। गवर्नमेंट वाला तो कोई स्टार्टअप होता ही नहीं यूनिकॉर्न, ओके। सो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट इज करेक्ट। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट भाई रियाद में हुआ था, बिल्कुल। फाइनल मैच कर्नाटका मेघालय में खेला गया था, बिल्कुल। ये आप गूगल भी कर सकते हैं। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। इसने डी लगाया जो कि गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए। सिंपल सी बात है, 5000 जो स्पेंट है टू रिमूव अ वर्न आउट पार्ट, दिस पार्ट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू इंजन। क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है? नहीं। तो ये किसका पार्ट है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। आईपी एड्रेस, अगेन करेक्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। अगेन कंप्यूटर का भी अगर आपको पढ़ना है तो मेरे भैया से पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज इतने बढ़िया डिग्निफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं वो, तो कंप्यूटर के वो बहुत बड़े प्रकांड ज्ञाता हैं। आप जब उनको मिलेंगे वीडियो में, आप उनको देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। वो ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, है ना। सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से हम्बलनेस आती है। जब मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी, मेरे को ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्होंने ही मुझे चीयर अप किया था कि सोचा मत कर, परेशान मत हो। दुनिया है, दुनिया तो बोलती है, दुनिया कभी भी अच्छे लोगों को अच्छा नहीं बोलती, उनको हमेशा परेशान करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अच्छे कामों के लिए आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। तो आप बस उन अच्छे लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करिए, जो बुरा क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान ही मत दीजिए, ओके। चलिए, तो करेक्ट आईपी एड्रेस क्या होता है आपको पता है? सारे ऑल शुड बी इन 8 बिट्स, ओके। ऑल शुड बी इन 8 बिट्स, बट ये जो है आपका 8 बिट्स में नहीं है आईपी एड्रेस, इसलिए ये आपका आईपी एड्रेस नहीं है, ओके। देन मेश टोपोलॉजी, ये भी मेरे भैया ने बताया NC2, मैं भूल गई थी फॉर्मूला ठीक है, ये उन्होंने ही बताया। NC2 होता है फॉर्मूला, ओके, मेश टोपोलॉजी का। तो NC2 में अगर हम करें तो उनको 6 कंप्यूटर्स चाहिए, तो 6C2 क्या होता है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा हो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 4 फैक्टोरियल तो कट गया अपॉन 2 2 3 6 15 आंसर, ठीक है। 15 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बाइनरी इक्विवेलेंट, अगेन ये भी मैं भूल गई थी, भैया ने ही बताया। एडुटैब ने बोला है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आप देख लीजिए। एडुटैब के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है, बल्कि जबकि ये गलत है। मेरे भैया ने क्लियरली यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया, देख लीजिए, मेरे भैया की राइटिंग है, ठीक है। ये मेरे भैया की राइटिंग है और ये ब्लू वाली मेरी राइटिंग है, मैं दिखा दूँ। ये ब्लू वाली मेरी राइटिंग है, ये रेड वाली भैया की राइटिंग है, और भैया ने उनको गलत साबित किया है। आप खुद देखिए, यहाँ पे उन्होंने 473 पूछा है, ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट टू 473। 473 को हम सॉल्व करते हैं, 2 से जाएगा 473, 236, 1 रिमाइंडर बचेगा। 2 से 236 जाएगा 1118, पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर 0। 2 से जाएगा 1118, 59, रिमाइंडर अगेन 0। 2 से 59 जाएगा तो 29, रिमाइंडर अगेन 1। 2 से 29 जाएगा 14 बचेगा, रिमाइंडर अगेन 1, क्वोशंट है 14। 2 से 14 जाएगा 7, अगेन रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल। 2 से 7 को काटेंगे तो 3, क्वोशंट 1, रिमाइंडर अगेन। 2 से 3 को काटेंगे 1, रिमाइंडर। अब हमें पता है बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने के लिए ये हम हमेशा उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, रिवर्स, राइट। सीजीएल की अगर प्रैक्टिस वगैरह की होगी तो उसमें भी जब हम ये कर रहे थे, यूनिट डिजिट वाली हम कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पीछे से चलना है तो देखिए क्या आएगा, डबल आपका सीधा सीधा 111 111 0, देन 11 11 00 00 1, ओके। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी समझ में नहीं आया तो आप करके देख लीजिए। सबसे पहले 1 की इक्विवेलेंट 256 प्लस 128, देन 64, देन 0, देन 16, देन 8, देन 0, देन 0, देन 1, टोटल ऐड करिए, ये आता है आपका 473। मुझे नहीं पता किस हिसाब से एडुटैप ने ये ऑप्शन ए दे दिया। आंसर इज 111 0 11 00 1, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है यूपीएससी का। इस पर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रेज कर सकते हैं क्वेरी, ओके। यू कैन रेज योर क्वेरी फॉर दिस, राइट। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एडुटैप ने ऑप्शन ए बताया है, जो कि सरासर गलत है, ओके। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, कोचिंग सेंटर्स के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, राइट। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू चेक द एरर? सिंपल है, चेक डिस्क, ओ सॉरी मैंने वो नहीं लिया, सिंपल है, चेक डिस्क, ओके, चेक डिस्क, CHK DSK। Then next is, which one of the following registers contains the address of the next location in the memory to be accessed? MAR का full form memory address register. The effluents of which among the following industries are considered to be the main cause of lowering the pH value? Main cause, pH value lower करने का क्या मतलब हो गया? एसिडिक हो गया भाई, एसिडिक pH ही लो होती है। अब इसने दे दिया है सोप एंड डिटर्जेंट, जो इसने बच्चे ने आंसर बताया, जो कि गलत है, ओके, क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट बेसिक होते हैं। तो आंसर इज लेड बैटरी, वो एसिडिक होती है, राइट। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोप? सोडियम बेंजोएट सोप नहीं है, इज द करेक्ट आंसर। और एडुटैप ने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि यहाँ पे तो सारे ही सोप हैं। ये क्या सोप हैं? सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मेट, सोडियम ऑलिएट, ये सब सोप हैं? नहीं, दीज आर नॉट सोप, दीज आर सॉल्ट्स। ये सॉल्ट हैं, ठीक है, ये सब सॉल्ट हैं। उनके हिसाब से, एडुटाइव वालों के हिसाब से कि सारे ऑप्शन ही गलत हैं, और उनके हिसाब से ये सारे सोप हैं। जी नहीं, ये सोप नहीं है, ये सॉल्ट्स हैं। उनके बेसिक ही क्लियर नहीं है, पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। ये सॉल्ट्स हैं, और सोडियम बेंजोएट जो है वो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, और इसीलिए ये प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बच्चों ने लिखा था कि सर आप गलत बोल रहे हैं, सोडियम बेंजोएट आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो सोप नहीं है, वो प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड का वो सॉल्ट है। इनके अपने फंडे क्लियर नहीं होते, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अंधे होके मत जाइए कोचिंग सेंटर्स के पीछे। खुद का अपना असेसमेंट रखिए, खुद का अपना कॉमन सेंस लगाइए। और जो बच्चे मेरे को आते हैं ना ऊट पटांग बोलने के लिए, एक दो जो थे गिने चुने बकवास करने के लिए मेरे को आए थे, वो क्यों नहीं जाते उन कोचिंग सेंटर्स की ये वीडियोस पे जो गलत मलत पढ़ा रहे हैं? भैया जाके उनको भी थोड़े अपने प्यार भरे शब्द दे आओ ना, जो मुझे दे रहे थे। ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है कि कोई जेन्युइनली अगर आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा है, वो खुद की पढ़ाई से टाइम निकाल के आप लोगों की मदद कर रहा है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें फेस कर रहा है, मेडिकल इश्यूज़ हैं उसको इतने सारे, उसको भी आप इतना घटिया घटिया आप लोगों ने बोला। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गुड पीपल जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जो खुद ही आके कमेंट सेक्शन में उन लोगों को उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया और जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट सीरियसली थोड़ा सा ना मन हर्ट होता है कि इतना अच्छा काम करो और उसमें भी कोई एक दो आ जाएंगे बकवास करने के लिए। आप क्यों नहीं जा रहे? अब एडुटैब की साइड पे जाइए, उनको बोलिए किस हिसाब से उन्होंने बोल रखा है कि ये सारे सॉल्ट हैं, किस हिसाब से उन्होंने बाइनरी इक्विवेलेंट का वो ऑप्शन दिया है, बोलिए जाके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बट बोलने की हिम्मत नहीं होगी ना, यहीं आके बोलना होता है लूजर्स की तरह। चलिए, ह्यूमन आई बॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, और हमें सबको पता है कि आउटर लेयर इज क्लेरा, देन कोरोइड एंड रेटिना, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। 2H2 + O2 इज 2H2O। ये भी एडुटैब वालों ने पूरी तरीके से समझाया ही नहीं। सिंपल बेसिक चीज़ है कि ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या काम है भाई? वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और H2 यानी वो रिड्यूस कर रहा है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हाइड्रोजन की वो ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज़ कर देगा, और क्योंकि हाइड्रोजन का काम है रिड्यूस करना, तो वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज़ कर देगा। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10th क्लास केमिस्ट्री, 11th क्लास केमिस्ट्री ऑल्सो 10th में तो पढ़ा देते हैं बेसिक, बट मेन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन 11th 12th में ही पढ़ाई जाती है। ओके, देन पिलर लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस फाउंड इन बैनियन ट्री, ये तो प्रॉप रूट्स होते हैं, सबको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंडेड बाय द थंगन कमेटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया? क्या थी भाई? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अदरवाइज सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो 5 ईयर का स्टेटस था, राइट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ टेलीमेडिसिन। ये इस बच्चे का भी करेक्ट है, अच्छा लगा देख के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेरे को ना अच्छा लगता है कि किसी बच्चे का भला हो मेरे साथ ही, मतलब ठीक है, लोग कह देते हैं आप कितने बड़े हो गए, ये वो सारी चीज़ें। हाँ, अब ये बात तो है कि कोई तो बच्चे होंगे मेरे चैनल पे जो पहली बार दे रहे होंगे पेपर, उनसे तो मैं बड़ी ही हूँ, है ना, तो ये भी चीज़ है, राइट। तो 22-23 साल की तो अब एज है नहीं, है ना, तो कोई 22-23 साल का बच्चा भी मेरे चैनल पे जुड़ा होगा, 21-22 साल का भी बच्चा जुड़ा होगा, तो उसके लिए तो मैं बड़ी ही हूँ। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं 35-36 साल की हूँ। जब बड़े भैया ही मेरे 32 साल के हैं तो ऑब्वियसली उनसे तो छोटी हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज गुड? मैं वही बोल रही हूँ, किसी ने ना कमी निकालनी हर चीज़ में, इसमें भी कमी निकाल रहे थे सब, क्या बच्चे बोलना है, ये बोलना वो बोलना, क्या ही बोलूँ, छोड़ो। खैर, इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा। बड़ी ऑप्शंस हैं, पढ़ूंगी नहीं फालतू, ऑलरेडी वीडियो बड़ी होती जा रही है ना, एक्सप्लेनेशन करते करते, तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस पूछे गए थे। रिव्यू करती है फाइनेंशियल पोजीशन को, बिल्कुल। रिव्यू करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल, तो दोनों करेक्ट हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैंपा फंड क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो जब जहाँ पे बात आ गई एफॉरेस्टेशन, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कुछ नहीं देखना, आँख बंद करके सी ऑप्शन, ठीक है। देन ये आ गया था आपका मिनिमम वेज का क्वेश्चन आ गया था। इसमें आपको दिया हुआ है कि 9,000 उसकी मंथली वेज है, एंड ही इज एलिजिबल टू गेट बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एट 1965 फॉर द अकाउंटिंग ईयर, सो बोनस पेबल है 10%। तो एम्प्लॉई ने अगर काम किया है कॉन्टीन्यूसली 1 साल के लिए अकाउंटिंग ईयर के लिए, तो कितना बोनस देना है? सिंपल चीज़ थी, 10% ऑफ 84,000 लगा दो, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 8400, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कंक्लूजन बताइए कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स का अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो सही नहीं है। इट इज़ कंक्लूडेड ऑन डेट व्हेन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड, बिल्कुल।
It is concluded on date when the report of conciliation officer received, बिल्कुल, by the appropriate government authority when note settlement is read, when it is concluded on the date when reference is made by appropriate government labor court अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट. सही है. जो सही नहीं है वो यही है, ऑप्शन बी यही करेक्ट नहीं है. दैट इट इज़ कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन इट एंड्स इन फेलियर रिजल्टिंग इन नो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, ये गलत है ऑप्शन. देन प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी कंपनसेशन फॉर द पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड अनफिट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉर whom no alternate employment is possible finds place under which of the following legislation? Mines Act. इस बेचारे ने फैक्ट्रीज एक्ट लगाया, माइंस एक्ट में आता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया इन फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट? आर्टिकल 24. उसने 23 लगा दिया है, 24 है. नहीं, शायद 23 उसने गलत किया है, मे बी शायद उसने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, पता नहीं. नहीं 24 पे ही लगाया. हाँ, दिख गया. गुड, सही है उसका आंसर. द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कम्प्लीटली बाय फायर इज कौन सा है? कैपिटल रिसीट है. बेचारा कैपिटल एक्सपेंडिचर काट के रेवेन्यू लगा है, कैपिटल रिसीट है. ओके. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच ऑन द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था, ICT से पढ़ लीजिएगा. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. ओके. एरर जो डिटेक्ट नहीं होंगे ट्रायल बैलेंस में कौन से होंगे? यही. क्रेडिट परचेज 1000 किया मिस्टर सिंह ने एंड इट इज क्रेडिटेड रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश. ये ट्रायल बैलेंस से नहीं होगा डिटेक्ट. कौन से बैलेंस में डिटेक्ट होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए. 64 कौन सा करेक्ट है? कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स. नो, ये तो कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, तो ये भी गलत है ना. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व. नो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व. देखिए मैंने लिखा है आप लोगों के लिए. ठीक है. जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज ओनली. नो, जब लिख ही दिया जनरल रिजर्व तो जनरल पर्पज के लिए यूज होगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. दैट प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ये नहीं है एरर ऑफ कमीशन. ये कौन सा एरर है? कमेंट सेक्शन में बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कनेक्ट्स? ये तो सिंपल है. डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर वेरिएबल को एलिमेंट के साथ लगाता है. डॉट ऑपरेटर है ना. टॉप डाउन लैंग्वेज. अगेन देखिए, एडुटैप ने क्या बोला? फोर्ट्रेन है. समझ में नहीं आता एडुटैप वाले इतने बड़े कोचिंग सेंटर होके कैसे गलती कर सकते हैं. फोर्ट्रेन बताया उन्होंने आंसर. ठीक है, जो कि गलत है. फोर्ट्रेन आपका क्या है? कौन सा मॉडल है? वो टॉप डाउन है वो लैंग्वेज. C++ पाइथन भी आपकी. ठीक है, किस हिसाब से आपकी कौन सी लैंग्वेजेस हैं बताइए मुझे. ठीक है, C, पास्कल, फोर्ट्रेन सारी ये टॉप डाउन लैंग्वेजेस हैं. C++, पाइथन एंड जावा बॉटम अप मॉडल होती हैं ये. ठीक है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. ओके, तो करेक्ट आंसर इज जावा. फोर्ट्रान नहीं है. एडुटैप ने फोर्ट्रान बताया है. गलत है आंसर. देखिए कोचिंग सेंटर वालों की गलतियाँ देख लीजिए आप. मैंने सक्सेस ट्री का तो छोड़ ही दिया बीच में, उनकी तो बहुत गलतियाँ दिखी थी मुझे, है ना. तो मेन तो मैं एडुटैप का देख रही थी. ये लोग क्या आंसर्स दे रहे हैं अपने आंसर्स मैंने निकालने के बाद, भगवान ही जाने क्या ही. और सक्सेस ट्री वालों का क्या रहा होगा. खैर जो भी रहा हो, आई डोंट नो. अगर सही दिया हो तो अच्छी बात है, बट एडुटैप की तो बहुत ही गलतियाँ निकली हैं जो मैंने देख लिया सामने. सक्सेस ट्री की भी निकली है इंग्लिश वाले में, उसके बाद मैंने हटा दिया उनको. चलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल लिंकिंग इन HTML? क्या है? नेम रिक्वायर होता है. ओके, क्योंकि नेम इज एक्चुअली द नेम ऑफ द ID टू विच यू आर लिंकिंग इन द सेम वेब पेज. ओके. Then which one of the following types of operating system is designed to respond to an event within a predetermined time? Real time. Simple. Okay. The next question है what is the decimal equivalent of the hexadecimal 5A6D? देखिए ये किसी ने सॉल्व करके नहीं दिखाया, भैया ने बहुत अच्छे से सॉल्व करके मुझे भी बताया, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है. हमेशा जब हेक्साडेसिमल बोला है तो बेस इज ऑलवेज 16. राइट. हेक्साडेसिमल कोड्स आपके भैया ने मेरे को बताए, मैंने आपके सामने लिखे. 0 to 9 इज 0 to 9 एग्जैक्टली. 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, खत्म हो गए. राइट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी भैया ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई है. बाइनरी मतलब 2, ऑक्टल मतलब 8 एंड डेसिमल मतलब 10. यही 3 आपके सिस्टम्स रहते हैं. चलिए. एंड हेक्साडेसिमल तो 16 है ही है. अब 5 से A6D हमें उल्टा चलना होता है. ओके. D से हम स्टार्ट करेंगे तो 13. D का कोड क्या है? 13 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0 बिकॉज हेक्साडेसिमल है. पीछे से शुरू करेंगे, सेकंड नंबर पे 6 है तो 6 का कोड क्या है? 6 ही है. 0 to 9 तो सेम ही है. 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1. A का कोड है 10 तो 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 2. 5 का कोड 5 ही रहेगा. 0 to 9 सेम है इंटू 16 की पावर 3. सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23149 जो कि A ऑप्शन में है. ओहो, जो कि A ऑप्शन में है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 lenses of powers 2 diopters and minus 2.5 diopters are combined to make an optical instrument. The combination will be. सिंपल क्वेश्चन था एडिशन का. प्लस करेंगे तो माइनस 0.5 डायोप्टर्स आएगा. और जिनके भी आने के लगी होंगी मायोपिया से ग्रसित होंगे मेरे जैसे लोग, उनको पता ही होगा कि ये कॉनकेव लेंस है. ठीक है, उसी की पावर माइनस में होती है. ओके. फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स. इनइलास्टिक कोलिजन पता होना चाहिए, पहले तो इलास्टिक पता होना चाहिए. इलास्टिक का फॉर्मूला होता है KEM, मतलब
काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ऑल आर कंजर्व्ड। और इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, इधर थर्मल एनर्जी और एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड नॉट काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन देखिए फिर भैया ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऑल थैंक्स टू भैया। ठीक है, तो प्लीज़ उनके लिए कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन ज़रूर लिखिएगा। ओके, और मैं उनको कन्वे करूँगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि आपको उनके एफर्ट्स पसंद आए। सारा कॉन्ट उन्होंने ही सॉल्व किया आपके लिए। ओके, चलिए देखिए भैया की राइटिंग, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। भैया ने बहुत क्लियरली लिखा है। सोचिए यहाँ पे इतनी छोटी सी स्पेस में उन्होंने इतना क्लियरली लिखा आप लोगों के लिए, तो जब वो बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वांट उनके टिप्स पे है, ठीक है, आप लोगों का CSAT बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे वो। ठीक है, दैट इज़ माई एश्योरिटी टू ऑल ऑफ यू। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, दैट इज़ माई श्योरिटी, सॉरी नॉट एश्योरिटी, दैट इज़ माई एश्योरेंस एंड श्योरिटी। ओके, चलिए सारों को आपको पहले SI यूनिट में कर लेना है। ओके, बिकॉज यहाँ मिनट्स दिया हुआ है और स्पीड उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दी है। वेलोसिटी इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 आएगा। डायरेक्ट होता है मल्टीप्लाई करने पे। कैसे करते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बता दूंगी, सिंपल चीज़ है। तो 30 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो T 5 मिनट्स है, उसको हम करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट, क्योंकि SI यूनिट में भैया ने बताया 300 सेकंड्स आ गया। सबसे पहली आपकी लॉ ऑफ मोशन V = U + AT लगाएंगे। A क्या आएगा, V - U/T, V इज़ 30, U इज़ 0, T इज़ 300। तो एक्सेलरेशन आ गई 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन UT + ½ AT स्क्वायर। यहाँ पे U तो 0 है तो T भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 1/10 इंटू 300 आंसर कम्स अराउंड 4500 मीटर्स, जो कि B ऑप्शन है। ओके, देखिए कितने सिंपल तरीके से भैया ने बताया आप लोगों को। ओके, चलिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एट इन्फिनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इमेज। इन्फिनिटी पे रखा गया कॉन्केव मिरर में, तो सबसे पहले तो 2 ऑप्शन ये गलत करिए आप। रियल एंड इरेक्ट तो इमेज होती ही नहीं है ना, रियल और इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं होती, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अब मुझे पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, राइट, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस एक तरीके से सेम काम करते हैं, राइट, ये पता होगा आपको, है ना, 10th में पढ़ा था। तो कॉन्केव मिरर पे अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकल पॉइंट पे बनेगी, और इमेज कैसी होगी, रियल, रियल है तो इन्वर्टेड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेन कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन तो हो ही रखा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन की, नॉट जस्ट वाटर पोल्यूशन बाई वन कॉजेज बट बाई मेनी कॉजेज, राइट। ऑर्डिनेंस का आ गया, मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज आर नॉट करेक्ट। देखिए ये सही है क्या, विद रिगार्ड टू रिप्रेजेंसी विद द यूनियन लॉ रिलेटिंग टू द कंकरेंट सब्जेक्ट्स गवर्नर ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल नॉट विद स्टैंडिंग रिप्रेजेंसी इफ द ऑर्डिनेंस हैड बीन मेड इन द परसुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, फर्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड डज नॉट एंटेल द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, नो, गलत। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज कंफाइंड टू सब्जेक्ट्स इन ऑल, ना कौन से शेड्यूल में बताएंगे आप, ठीक है, तो 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर क्यूरेटिव अबाउट क्यूरेटिव पोजीशन इज आर पिटीशन इज आर करेक्ट। पहले तो पता होना चाहिए क्यूरेटिव पिटीशन क्या थी। क्यूरेटिव पिटीशन का नाम तब आया, इट इज़ रिलेटेड टू निर्भया केस, ओके, इट इज़ रिलेटेड टू मर्सी पिटीशन, राइट। क्यूरेटिव पिटीशन ये है, क्या आप डिटेल में पढ़ लीजिए, है ना, नहीं पता होगा तो मुझे बताइएगा, मैं एक अलग से लेक्चर इस पर ले लूँगी आप लोगों का, क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। ओके, तो इसमें आंसर क्या है इसका करेक्ट, पहला तो देख लेते हैं, इट कैन बी एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली, करेक्ट। सर्टिफिकेशन नहीं, इट कैन बी एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स, नो। सर्टिफिकेशन बाय सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फाइल ए क्यूरेटिव पिटीशन, करेक्ट। ओहो सॉरी, तो 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, 1 and 3 आर करेक्ट। सेकंड गलत है, हाई कोर्ट्स का हिसाब किताब नहीं है, तो 1 and 3 आर करेक्ट, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज अ नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ओके, करेक्ट है। Principal responsibility of the Department of Economic Affairs is the preparation and presentation of the Union Budget before Parliament and budget of Union Territories and States under the President. Correct. दोनों correct है. Option C is the correct answer. Okay. Which one of the following statements regarding the District Planning Committee and Metropolitan Committee is are correct? At least 4/5 होना चाहिए members. Okay, correct. ये तो दिख गया मुझे. Then Metropolitan Planning Committee में 2/3 होना चाहिए. Okay. Both are correct. ठीक है. C option is the correct answer. Which one of the following are the major objectives of setting off BIRAC? ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस एंड काउंसिल, ये सीधा सीधा बायरैक की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, अबाउट अस में देखेंगे तो वहाँ आपको 4th ऑप्शन नहीं दिखेगी इसमें, ये वाली ऑप्शन,
ठीक है, टू एनकरेज यंग इन्वेस्टिगेटर्स फॉर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजरियल डेवलपमेंट इन एसएमईज इन बायोटेक्नोलॉजी। ऑल्दो ये करती है बट इसके ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है अबाउट उस ऑप्शन में, इसलिए हम वो नहीं देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस पर्टेनिंग द वर्क्स ऑफ 19th 20th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? सबसे पहला ही देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India, was of the view that the history of India began with the origins of Indus Valley Civilization. No, ये गलत है, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे ना, ये देखिए अलेक्जेंडर कनिंगम लिखा हुआ है मैंने, वो अशोका के उस पे थे। ठीक है, अशोका के टाइम पे क्या क्या मॉन्यूमेंट्स रहे, अशोका के पीरियड पे क्या थे, वो उस पे उन्होंने अपनी सारी थ्योरीज बनाई थी। और उस टाइम पे वो स्टार्ट कर रहे थे सब कुछ महाजनपदास से, गंगा वैली में जहाँ मगध कोसल ये सारे थे। ठीक है, तो उनका कोई लिंक था ही नहीं इंडस वैली के साथ। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, तो ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है, रेस्ट ऑल आर ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 82nd पे आते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास? ओके राइट, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, इजी एक्सेस टू रिच गोल्ड माइंस? नो, वहाँ पे रिच गोल्ड माइंस नहीं थी, वहाँ पे आयरन ओर थे। ओके, आयरन ओर थे। सुपीरियर कैवलरी ना, ये तो कोई चीज़ नहीं है। एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन था बिकॉज ये गंगा वैली में लोकेटेड था, इसी वजह से गुड हार्वेस्ट आई और उसके बाद गुड ट्रेड हुआ, पैसा अच्छा आया तो कैवलरी भी बढ़ा ली। तो ये तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 83rd क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल के लिए क्या है? करेक्ट नहीं। कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन 8th century? करेक्ट। डेडिकेटेड टू टेम्पल लॉर्ड शिवा? हाँ जी। देन सुपर स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टाइल इज रिस्पॉन्स टू नगरा? नहीं, नगरा में थोड़ा है। नगरा स्टाइल कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ स्टाइल में मिलता है नगरा। इनका क्या है स्टाइल? विसारा स्टाइल है। एलोरा एज इन महाराष्ट्र, विष्णु एंड हरिहर स्ट्रक्चर्स। ओके, ये मेरे भैया ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, देखिए राइटिंग उनकी। ठीक है, उनको मज़ा आ रहा था पेपर सॉल्व करने में। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियंट इंडियन पॉटरी इज करेक्ट? North black polished ware refers to a type of pottery found from archaeological sites in India dating back to 600 BC. Correct. यह महाजनपदास के टाइम में स्टार्ट हुआ था। Painted grey ware refers to type of pottery found over a large part of South India coinciding with the Sangha period. No, ये North India में रहता है। Then ochre colored pottery sites are located in South India only. No, both North and South में है, दोनों गलत हैं। Then black and red ware is never found at Neolithic sites. No, it is always found in Neolithic sites. ओके, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 85th क्वेश्चन पे आते हैं, ये करेक्टली मैच जो नहीं थे वो देखना था, तो सिंपल है भाई, हर्मिका है। हर्मिका इज़ नॉट अ टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, ये स्तूपा में है। ठीक है, दिस इज इन स्तूपा, बुद्धिस्ट के साथ है रिलेशन इनका, टेम्पल में नहीं मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट? हाँ जी बताइए। फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस विद इन विच द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू कंपनसेशन? 3 months। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताइए, क्या भाई एम्प्लॉयड होने चाहिए एज़ पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912? जब वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंडर आ जाते हैं तो 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसेबलमेंट शैल बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ अंडर एम्प्लॉय स्टेटस इंश्योरेंस एक्ट? मेडिकल बोर्ड। ओके, क्या अमाउंट पे होगा? मंथली वेजेस इन्होंने दे रखा है 22,500, रिलेवेंट फैक्टर 159.80। तो ये पता होना चाहिए कि सिंपल होता है 60% ऑफ द वेज इंटू रिलेवेंट फैक्टर। अगर आपने फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, जो मैंने बताया था कि लास्ट 4 days में क्या पढ़ना है YCT बुक से, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। 60% ऑफ वेज क्या है? 60% ऑफ 22,500 इज इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 159.80। करेक्ट आंसर इज दिस वन, सी। ठीक है, मैंने लिख दिया सब। ओके, देन व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट? हाँ, क्या है भाई? 100 है इसका आंसर, ए ऑप्शन। सेंट्रल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड इन इंडिया, ये आप गूगल से देख सकते हैं। ठीक है, कौन कब कब बना है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनी है ना, कांग्रेस वाली। देन उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो भी कांग्रेस। देन उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो भी कांग्रेस। देन भारतीय मजदूर संघ, ये बीजेपी वाले आ गए। देन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस CITU आ गई। देन सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, सेवा वाले आ गए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर इन्वेंशंस अडॉप्टेड बाय ILO हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड? ठीक है, रेटिफाइड का मतलब होता है मेकिंग। ओके, ये भैया ही लिख रहे हैं, सब इनको मज़े आए थे, फिर मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर रहे थे तो वही लिखते जा रहे थे। ठीक है, वो भी आंसर्स कर रहे थे, है ना। इन्होंने फॉर्मल कंसेंट ऑफिशियली वैलिडेट किसको क्या किया हुआ है, तो ये सारों को कर रखा है, सिर्फ सी ऑप्शन को नहीं किया है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन टू राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87। ओके, 93rd क्वेश्चन था सिंपल की, बताइए ये मेंबरशिप की स्ट्रेंथ दी हुई है, तो इनको रजिस्टर करना है तो क्या होगा? हमें ये नंबर से कंफ्यूज ही नहीं होना था। ठीक है, क्योंकि हमें अगर पता हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सिंपल एक क्राइटेरिया है कि 7 और मोर
इज़ द कीवर्ड, ठीक है भैया लिखे हैं। 7 और मोर मेंबर्स होंगे तो सब रजिस्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पे सारी यूनियन रजिस्टर हो जाएंगी, हमें इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना था। ये 370, 110 ये सब। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड अंडर यूनियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 क्या है, वो ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, राइट ऑफ द वर्कर्स टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक इज ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, पता नहीं इस बच्चे ने क्या कर दिया, और ये एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। ओके, नेक्स्ट आ गई फिर से कौन, भैया की फेवरेट चीज़ें। ओके, तो ये देख लेते हैं। PQ एंड RS आर कॉर्ड्स, यहाँ पे दे रखा है सेंटर एट O, ए मान लीजिए इंटरसेक्शन का पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टेटमेंट, अगर A और O कॉन्साइड कर जाते हैं, यहाँ पे A और O भैया ने दिखा दिया, A और O सेम है आपके, यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं, PQ RS आपकी कॉर्ड्स हैं, तो ये क्या चारों इक्वल होंगे, ये इक्वल हैं नहीं होंगे, दिख रहा है। मैं और भी बना दूँ तो मान लो ये बना दिया मैंने, क्या यहाँ पे इक्वल हैं, ये नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा, इफ़ A एंड O डू नॉट कॉन्साइड देन 2 ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द सर्कल विल ऑलवेज हैव इक्वल एरियाज, ऐसा हो सकता है क्या। ये मान लीजिए यहाँ कॉन्साइड नहीं कर रहे, A यहाँ है, O तो इधर है, A यहाँ है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे कोई भी 2 इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो सेकंड भी गलत है, तो नीदर 1 और 2, ठीक है। देखिए ओके, एडुटैब वालों ने भी बोल दिया था, बस आप देख लेना बना के, उन्होंने भी बना के नहीं दिखाया, भैया ने बना के दिखाया यहाँ पे कितने अच्छे से आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRST आर 5 फ्रेंड्स, द मीन ऑफ द वेट्स इज PQRS इज 50 kg वेयरएज द मीन वेट्स ऑफ QRST इज 50 kg। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला उन्होंने बोला वेट ऑफ द टी इज 50 kg एंड वेट ऑफ P&T आर इक्वल। सिंपल, भैया ने सॉल्व करके दिखा दिया। PQRST का 200 उन्होंने वेट दे दिया, ओके सॉरी PQRST दे दिया, और उन्होंने बोल दिया कि PQRS का 200 है एंड QRST का 200 है, तो एक इक्वेशन बनती है PQ P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 200, दूसरी बनती है Q प्लस R प्लस S प्लस T इक्वल टू 200। अब इसमें से हम दोनों को माइनस कर देंगे, 1 - 2 करेंगे, ये भैया ने लिखा है 1 - 2, तो क्या बचा, ये सब तो कट जाएगा, कटने वाला दिखा देती हूँ आपको, है ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, P - T इक्वल टू 0, P इक्वल टू T, तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट है, लेकिन क्या वेट ऑफ T 50 kg होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे क्या पता, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी, राइट। एक लाइक तो बनता है भैया के लिए, है ना दोस्तों, मैंने इतने अच्छे से बताए हैं सारी चीज़ें, राइट। चलिए PQRST UVW ये बैठे हैं फेसिंग टू नॉर्थ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉर्थ का मतलब हो गया सेंट्रल पोजीशन होती है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में होता है टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स क्लॉकवाइज पोजीशन, अवे फ्रॉम द सेंटर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन। नॉर्थ का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर वाली पोजीशन, मतलब हमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट या डायरेक्ट अरेंजमेंट करनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, और अगर साउथ फेसिंग दिया होता है तो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसके ऑपोजिट, मीन्स अगर क्वेश्चन में लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट नहीं लेंगे, हम राइट लेंगे, और नॉर्थ दिया है तो लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट ही लेंगे, ओके समझ गए। चलिए ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला कि P and S are neighbors, W is a neighbor, both Q and U, T is a neighbor of R and V. If there are 4 people between P and V, how many people are between P and R? चलिए सबसे पहले हमने सिटिंग बना के ये देखी थी कि मान लीजिए यहाँ पे S बैठा दिया, भाई 8 लोग हैं, हमने बना दी लाइन, 8 बना दिए, यहाँ पे S बैठा दिया, यहाँ P बैठा दिया, है ना। अब उसने क्या बोला, P और V के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, तो V यहाँ आ गया, राइट। अब उन्होंने बोला नेक्स्ट, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी कि T इज़ अ नेबर ऑफ R एंड V, तो T तो बीच में बैठेगा और R इधर बैठ जाएगा। अब उन्होंने एक चीज़ और बोली कि W इज़ अ नेबर ऑफ बोथ Q एंड U। अब Q और U यहाँ कहीं तो आ नहीं सकते, अब Q और U यहाँ कहाँ आ जाएंगे, तो कोई स्पेस ही नहीं बची Q W और U के लिए, है ना। तो ये अरेंजमेंट ही गलत हो गया, जो ब्लू से भैया ने बनाया है ये अरेंजमेंट गलत है। ऊपर रेड वाला अरेंजमेंट करेक्ट है कि P और S यहाँ बैठा दिए, P और V के बीच में 4 लोग हैं, बैठा दिए, और उन्होंने क्या बोला कि T इज़ अ नेबर ऑफ R एंड V, तो V यहाँ बैठ गया तो R यहाँ बैठ गया, ओके, T यहाँ आ गया, V इधर था, R इधर आ गया। फिर उन्होंने बोला कि Q और U का नेबर W है तो बीच में बैठा दिया, बीच में W, Q और U इधर आ गए। अब P और R के बीच में उन्होंने पूछा कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए 6 इज़ द करेक्ट आंसर। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 meters टॉल बिल्डिंग आर 30 degree and 45 degree respectively. Approximately what is the height? Approximately what is the height of the tower in meters from the top of the building? ठीक है, क्या है बिल्डिंग की हाइट, ओके। ये एक डायग्राम बनेगा ऐसे, है ना, भैया ने बनाया, देख लीजिए ध्यान से, ओके। हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज़ ऑलवेज 1/√3। तो कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए भैया ने सीधे ही ले लिया कि इस डिस्टेंस को मैंने x√3 मान लिया है, ओके। अगर ये डिस्टेंस x√3 है तो ये वाली डिस्टेंस भी x√3 हो जाएगी, क्योंकि ये tan 45 है एंड tan 45 इज़ 1, जहाँ पे p इज़ इक्वल टू बेस। तो बेस अगर मैंने लेट कर लिया x√3 तो p भी x√3 हो गया। ये ऑलरेडी 10 है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, x√3 - 10, राइट, ओके। तो सिंपल सी बात है, तो x√3 ये है आपका पूरा, x√3 ये है,
राइट, माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया। ये कैसे आया ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप ये लेके चलिए आपका tan 30, ठीक है। तो tan 30 यहाँ मैं दिखा देती हूँ, tan 30 1/√3 होता है ना, ठीक है ना। 1/√3 इज इक्वल टू, ये ऊपर का पोर्शन मान लीजिए x लिया है ना भैया ने, x लिया अपॉन आपका, भाई इसको मैंने मान लिया, आप x ना लो, इसको y ले लो, y अपॉन x√3 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू x, तो ये x आ गया, सिंपल। तो x√3 माइनस x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 5 इंटू √3 प्लस 1, 5 इंटू 2.732, आंसर विल बी 13.65, सी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है भाई, उसके 50 क्वेश्चन थे, एक बच्चे ने ABCD लगाए जय माता दी बोल के, ये सब करते थे जब पेपर में आंसर नहीं आता था, जय माता दी रॉक्स हमेशा, है ना, जय माता दी बोला और लगा दिया धड़ाधड़। अगर ऑप्शन सी करेक्ट है तो ये बताइए उसके आंसर क्या मतलब स्कोर रहेगा। पहली बात तो 4 ऑप्शन लगा रहा है, सीधा सीधा हिसाब किताब है, 12 4 48, 50 क्वेश्चन है, 48 तो ऐसे हो गए, फिर उसने AB मार्क किया होगा, वो तो वैसे ही गलत है, तो 48 तो उसने की जिस हिसाब से भी अपने मतलब लगाए, ठीक है। 12 भाई उसके हैं ना, तो 48 तो उसके एक्चुअल में करेक्ट होंगे, है ना। अब 38 तो गलत भी तो हैं, इनकरेक्ट 38 भी तो हैं उसमें से, तो 48 माइनस 38 इज इक्वल टू 10, आंसर 10, सिंपल, करना ही नहीं है कुछ। नेक्स्ट 101st क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे आ गया, ठीक है भाई। 2.5% इंक्रीज़ करनी थी, ये कब आया था, 15th फाइनेंस कमीशन में आया था ये, ठीक है ना। थोड़ा सा ये पुरानी न्यूज़ हो गई और थोड़ा टफ क्वेश्चन थोड़ा सा था, और कुछ नहीं, अगर ध्यान हो आपको, 15th फाइनेंस कमीशन है इसका आंसर, सी ऑप्शन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने वैरायटी ऑफ पर्ल्स बताए हैं, कहाँ पे, तम्परनी रिवर इन द पांड्यन किंगडम, बहुत चीज़ें बताई हैं उन्होंने, है ना। तो ये है उसमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी एंड किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर इज नॉट करेक्टली मैच। भाई संगम डायनेस्टी में हरिहर थे बिल्कुल, सालुवा डायनेस्टी में टिम्मा थे, अरुविदु में तिरुमला थे, तुलुवा डायनेस्टी में गुंडा, नो, 4 डायनेस्टीज़ थी ये विजयनगर एम्पायर की, और ये सब UPSC ने, देखिए मैंने लिखा भी है, CSC प्रीलिम्स के ना बचे हुए क्वेश्चन यहाँ डाल दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप ही करना चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन था, नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल नहीं छूना है। तुलुवा डायनेस्टी गुंडा इज इनकरेक्ट। वेंगी क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ चालुक्याज, ठीक है। तो ये भाई किस हिसाब से आइडेंटिफाई होती है, पिडावेगी। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी, कामरूपा, ब्रह्मपाल थे, ठीक है। देन फ्रीडम फाइटर आपके अगाधू सामंता उड़ीसा में थे, जो उन्होंने भाई INA में सर्व किया। कहाँ पे वो डिप्यूट हुए थे एज INA नायक, तो वो बर्मा फ्रंट पे हुए थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक अरुणाचल प्रदेश वगैरह कुछ बना ही नहीं था, मैंने एडिशनल पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है। अब ये मैच करना था तो सिंपल है, इसमें ए का 4th है, ठीक है। देन उसके बाद बी का नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। ऑल इंडिया ट्रेड कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। तो 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन। एक्सपर्ट कमेटी भाई फाइंड करती है अपनी प्लेस कौन सी लेजिस्लेशंस में, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, राइट। 3rd शेड्यूल में भैया फैक्ट्रीज एक्ट में क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेज। ये बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं, आप ऐसे स्किप कर सकते थे अगर नहीं पता था, बहुत टफ है, वेरी अनयूजुअल, मैंने लिखा भी है, ठीक है क्वेश्चन। प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट, स्पेशल ऑफिसर एंटर कर सकता है माइन में, कब एडवांस में नोटिस देगा, 3 दिन की। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एवरी एम्प्लॉयर हैज़ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज़ टू मेंटेन रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, भाई जो भी वेजेस वगैरह दे रहा है, कब तक के लिए, 3 साल के लिए, आपकी मर्जी ज़्यादा तक रख सकते हैं, बट 3 साल बाद आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। 7 हेमिस्फेरिकल कंटेनर्स दे दिए हैं, रेडियस R ईच एंड देन फुल्ली फिल्ड 1.5 R। सिंपल मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 आएगा, आप देख लेंगे तो पता लग जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। लेंथ ऑफ द रेडियस आपका 0 0 0 3 2 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन माइंड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे डालेंगे ऐसे डॉट्स तो आपका आएगा, तो √13/2 आएगा इसका। देन सपोज दैट x and y आर डिस्टेंट वेरिएबल्स दैट टेक वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखिए 2 4 और 6 के केस में ही ऐसी प्रोबेबिलिटी आएगी, इवन केसेस में, ठीक है। तो टोटल आपके ऐसे बनेंगे 6 केसेस हैं 30, तो आएगा क्या 1/5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सपोज दैट A B इज ग्रेटर दैन 0, ये क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व कर चुकी थी, ठीक है भैया, बाद में आए तो मैं बता रही हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने भैया से नहीं दिखाया क्योंकि मैं पहले कर चुकी थी, ओके। जो मैंने भैया को इंटरेस्ट आया था आप लोगों को,
मतलब आप लोगों से मतलब मिलवाने में या आप लोगों को पढ़ाएं एज इन, तो इसलिए उन्होंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने पेपर पीछे से चालू किया था, तो ये क्वेश्चन मैं पहले लगा चुकी थी, इसलिए मैंने उनको नहीं बोला। ये भैया तो देख रहे थे, वो कहे थे कि वो कर दें, लेकिन मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी यहाँ पे, और ऑलरेडी इसमें भी उस बच्चे ने भी काफ़ी सॉल्व किया था, तो जगह भी नहीं बच रही थी, तो नहीं करवाया। ठीक है, चलिए। सपोज दैट ए बी इज़ ग्रेटर दैन 0, इक्वेशन अगर ये दी हुई है तो बताइए भाई क्या करेक्ट होंगी ऑप्शन। भाई मैं मान लेती हूँ कि अगर ये इक्वेशन है तो मेरी इक्वेशन ऐसे बन सकती है, x² + 6x + 8। एक्सपैंड करूँगी x² + 4x + 2x + 8। एक्सपैंड करूँगी तो x × x + 4 + 2 × x + 4, x + 4 x + 2 इसके रूट्स आएंगे, मीन्स -4 - 2 आएंगे, विच इज़ ऑलवेज लेस दैन 0। सी इज़ द ऑप्शन, रूट्स हमेशा लेस दैन 0 होंगे। एजेस दी हैं मिस्टर कुमार और इसकी सन की, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, इसका आंसर 30 आएगा। बिजनेस फर्म में एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्टिंग वैल्यू रेदर दैन रियलाइजेबल वैल्यू। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, पढ़ा होता है ICT में, तो आपको आ जाता। ये ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन था, आप छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन, भाई इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी। ओके, देन 120th क्वेश्चन था, ये आपको देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना था, लीफो मेथड था, आंसर इज 10,600। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने लास्ट के ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन नहीं किए। ठीक है, बोरिंग भी है तो अकाउंटेंसी का कंसेप्ट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और कोई बात नहीं है। सो ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों के क्या मार्क्स बन रहे हैं, मेल करिए आप लोग, आपके क्या हैं अगर डाउट्स वगैरह इस पेपर के रिगार्डिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं मेरे से जितना बन पड़ेगा आप लोगों की हेल्प करूँगी। और भैया आप लोगों की CSAT के अगर लेक्चर्स में आपको कुछ भी चाहिए, भैया आप लोगों को पढ़ा देंगे। CSAT की मैं अलग से सीरीज़ स्टार्ट करवा दूँगी, वो आपको 1 by 1 बता देंगे सारी चीज़ें, एज एंड व्हेन उनको भी टाइम लगेगा तो वो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। CSAT में सारे टॉपिक्स वो कवर कर देंगे, स्पेशली क्वांट के जो भी चीज़ें आते हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आए हैं ना CSAT के इस बार प्रीलिम्स के पेपर में, UPSC के पेपर में, वो बिल्कुल एकदम चुटकियों में सॉल्व करना आप लोगों को बता देंगे, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। CSAT की सीरीज़ भैया लेंगे। ओके, सो आप उनसे जुड़े रहिएगा, मेरे ही चैनल पे, कोई उनका अलग से नहीं है, मेरे ही चैनल पे वो आएंगे, पढ़ाएंगे, और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दूसरी बात, कल मैं इसका एनालिसिस डाल दूँगी EPFO का पेपर का, ओके, और कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होगी वो, और परसों से हम जुटेंगे वापस से मेंस की तरफ। सारी एक एक करके चीज़ें मैं डिस्कस करना शुरू करूँगी आप लोगों के साथ। करंट अफेयर्स आप लोगों को कैसे कवर करने हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए, और मेंस के लिए भी 2024 के एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, UPSC की, UPPCS की क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए, अगर कोचिंग लेनी है तो कौन सी कोचिंग लेनी है, अगर कोचिंग नहीं लेनी है तो भी कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली है, कैसे करनी है, क्या सारी चीज़ें, क्या 2024 के लिए रहेगी स्ट्रैटेजी, कैसे क्या चीज़ें प्रेफर करनी है, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी। कोचिंग लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कौन सी कोचिंग लेना है वो आप देखिए, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे क्या क्या है, कौन कौन से कोचिंग पे मैं आप लोगों के लिए मैं गई थी पता करने के लिए, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगी, है ना, कैसे क्या रहेंगी सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के पास में, और एक एक चीज़ मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, ये भी, इस सब चीज़ों पे भी बातें होंगी। देन कौन सी बुक पकड़नी है GS4 एथिक्स वाले पेपर के लिए, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, D सुब्बाराव, उसको पढ़ना कैसे मैं बताऊंगी। डायग्राम्स वगैरह का यूटिलाइजेशन कैसे करना है मेंस के पेपर में, कैसे इफेक्टिव मेंस आंसर राइटिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ 1 by 1 डिस्कस करूँगी। और जो बच्चों का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है, RO के लिए पेपर देने वाले हैं, तो मैं RO के लिए भी फुल फ्लेश बनाऊँगी वीडियो सीरीज़, उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन सी बुक्स रहेंगी, क्या पढ़ना है, बस डेली 3-4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं डेडिकेटेडली, RO के लिए सफिशिएंट होगा। हिंदी उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है, उसकी पे आपको कैसे क्या फोकस रखना है, कैसे क्या सारी चीज़ें, तो कंप्लीट फुल फ्लेश स्टडी रहेगी इस ग्रुप पे, इस चैनल पे आप जुड़े रहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कर लीजिए, नेम सिविल सर्विसेज आप टाइप करिए, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए, ताकि डिस्कशन का ग्रुप फॉर्म हो। एटलीस्ट 2000 यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, या वहाँ पे भी एटलीस्ट 1000 जिसको कहते हैं ना कि करीब करीब एक मेंबर्स हो जाते, तो मैं डिस्कशन ऑन मतलब लाइव में उस चीज़ को कर पाती, लाइव आप लोगों के डाउट्स ले पाती। ऐसे क्या होता है, आप लोगों के कमेंट्स ही छुप जाते हैं ना, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, मुझे 1 by 1 एक तो मैं तुरंत फ़ोन देख भी नहीं पाती, पढ़ती रहती हूँ, शाम के टाइम पे मेरे को रेस्ट टाइम मिलता है, उस टाइम पे मैं आती हूँ रिप्लाई करने के लिए, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही थी लाइव आऊँ यूट्यूब पे, लाइव आप लोगों के डाउट्स वगैरह ले लिया करूँ, तो उसके लिए एटलीस्ट 2000-3000 समथिंग कुछ एक अमाउंट तो हो सब्सक्राइबर्स की, या मतलब लोग तो जुड़े इतना, मतलब पता ही नहीं, अभी 1000 सब्सक्राइबर्स ही हैं, अगर 1000 ही जुड़ते हैं, उसमें से भी 1000 से कितने जुड़ेंगे पता ही नहीं है ना, है ना। तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे जितना जुड़ते हैं, जितना बड़ा डिस्कशन ग्रुप होता है, उतना बढ़िया से डिस्कशन हो पाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके।
और ऐसे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। टेलीग्राम चैनल इसलिए मैं कह रही हूँ ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ डिस्कशन डेली बेसिस पे होती रहती है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मैं सब उसमें शेयर करती हूँ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप लोगों को बुक स्टोर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अब कल की कट ऑफ एनालिसिस वाली वीडियो में। आई एम सॉरी ये थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो बिकॉज ये पेपर मैंने खुद से सॉल्व किया, भैया ने अपना इनपुट्स दिए, तो इस वजह से सारी चीज़ें एक एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लग गया। ठीक है, चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।